आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई थी। सभी लोग यहाँ वहाँ भागते हुए चिल्लाने लगे, भागो भागो, आग हर तरफ फैल रही है। एक दूसरे की बातें सुनते हुए सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। जितने भी लोग सेट से बाहर आ रहे थे, सबकी हालत खराब थी। आज की दहशत सबके दिल में समा चुकी थी और हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। बाहर भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी और लोग आपस में बात कर रही थी, आखिर ये पानी के टैंकर में पेट्रोल कहाँ से आ गया। क्रू मेंबर की बातें सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि जलते हुए एरिया के अंदर जाकर माया की जान बचाए। ऐसा लग रहा था मानो माया किसी आग के घेरे में कैद हो गई थी। माया आग में फंसी हुई जरूर थी, लेकिन अभी उसने गिव अप नहीं किया था। वो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वही माया को यूं तड़पता हुआ देख अनुष्का की आंखों में एक अलग ही सुकून था। अनुष्का ने मन ही मन कहा, इतने दिनों तक बहुत तड़पाया है तुमने मुझे माया, तुम्हारी वजह से बहुत जला है मेरा दिल, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जलोगी माया। मैं तो अंदर से जलकर तिल मर रही थी, लेकिन तुम बाहर से झुलसकर राख हो जाओगी। ये कहते हुए अनुष्का के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी कि तभी उसे एक बार फिर माया के चीखने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड बाय माया, तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। तुम्हारी बस एक ही गलती है कि तुमने मुझसे पंगा ले लिया। अगर तुम मेरे रास्ते में ना आती तो शायद तुम्हारा ये हाल ना होता। ये कहते हुए अनुष्का बड़े आराम से वहाँ से जा रही थी। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई थी, वो देखो अविनाश सर, वो कहाँ जा रहे हैं। किसी की आवाज सुनकर जब अनुष्का पीछे मुड़ी तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। अविनाश सामने खड़ा था। उसने चिल्लाते हुए माया से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा माया, मैं आ रहा हूँ। आग की लपटें अब ज्यादा तेज हो गई थी और माया के लिए अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अविनाश को देखकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, तुम कुछ नहीं कर सकती अविनाश, चाहकर भी तुम उस दूर तक की लड़की के आग में नहीं कूदोगी। एक तरफ ये सोचते हुए अनुष्का खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया के आसपास आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। अविनाश बिना वक्त गवाए अपना कोच पहनकर अंदर जाने लगा। अविनाश को अंदर जाता देख वहाँ खड़े सभी आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग उसे पीछे से रोकते हुए चिल्लाने लगे, रुक जाइए मिस्टर अविनाश, अंदर आग बहुत ज्यादा है। अविनाश ने किसी की नहीं सुनी और वो माया को बचाने के लिए अंदर चला गया। वहीं जब अनुष्का ने ये देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी और दांतों को खिंचाते हुए कहा, तुम फिर भी नहीं बचोगी माया, कहीं आप किसी को बचा तो नहीं रहे हो। दूसरी ओर ये कहते हुए इंस्पेक्टर बत्रा ने शिखा के मुंह पर पानी डाला। उसका मेकअप और उसकी मूछें पानी के साथ बह गई। अपने सामने शिखा को देखकर इंस्पेक्टर बत्रा ने गुस्से में कहा, तो ये खेल खेल रहे हो तुम लोग। शक तो मुझे देखते ही हो गया था, लेकिन अब मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही शिखा की सच्चाई सामने आई तो शिखा और कनिका बुरी तरह से घबरा गई। इंस्पेक्टर बत्रा ने फिर से कहा, जवाब दीजिए मिस्टर शेखर, आखिर आप दोनों ने झूठ क्यों कहा। इंस्पेक्टर बत्रा की बात पर शेखर तो चुप रहा, लेकिन कनिका ने कहा, बात को समझने की कोशिश करिए इंस्पेक्टर, मम्मी कुछ नहीं किया है, आप प्लीज मेरी बात समझिए। इंस्पेक्टर बत्रा ने उसकी एक नहीं सुनी और सीरियस होते हुए कहा, आप इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपकी माँ को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर बत्रा शिखा की तरफ बढ़े और उसे अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी निकालने लगी। तभी शिखा ने डर के मारे घबराते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को यूं डरा हुआ देखकर कनिका बीच में आ गई और उसने इंस्पेक्टर बत्रा को रोकते हुए कहा, बात को समझने की कोशिश करें इंस्पेक्टर बत्रा, आप चाहें तो कुछ ले देकर बात सेटल हो सकती है। कनिका को बीच से हटाते हुए इंस्पेक्टर बत्रा ने कहा, How dare you say that again? मेरा जमीन टिकाऊ नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर बत्रा ने जैसे शेखर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से से कहा, तुम मेरी बीवी को अरेस्ट नहीं कर सकते बत्रा, चले जाओ यहाँ से। अचानक से शेखर का बदला हुआ रूप देखकर इंस्पेक्टर बत्रा ने कहा, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का। हाँ, मुझे अपना काम करने दीजिए और हटिए मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं सबको जाकर बता दूंगा कि आपने अपनी पागल बीवी को घर में छुपा कर रखा है। इंस्पेक्टर बत्रा की इस बात पर शेखर को गुस्सा आ गया और उसने तैश में कहा, ठीक है, जिसको जो बताना है बता दो, फिर अपने घर की इज्जत को नीलाम होने से कैसे बचाओगे। जब शेखर ने इंस्पेक्टर बत्रा को धमकी दी तो इंस्पेक्टर बत्रा ने गुस्से से शेखर को देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम एक पुलिस वाले को धमकी दोगे। इंस्पेक्टर बत्रा की बात पर शेखर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर कुछ वीडियोस और पिक्चर्स इंस्पेक्टर बत्रा के सामने रख दी। शेखर के फोन में मौजूद वीडियोस और पिक्चर्स को देखकर इंस्पेक्टर बत्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये वीडियोस और फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? तुम मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो? दरअसल शेखर ने जो वीडियोस और फोटोज इंस्पेक्टर बत्रा को अभी अभी दिखाई थी वो किसी और की नहीं बल्कि इंस्पेक्टर बत्रा के इकलौते बेटे की थी, जो कि एक दूसरे लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर बत्रा का बेटा ये था और ये बात इंस्पेक्टर बत्रा ने पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी। उन वीडियोस और पिक्चर्स को देखकर इंस्पेक्टर बत्रा के पसीने छूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। तभी शेखर ने इंस्पेक्टर बत्रा के हाथ से फोन छीन लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर, बोलती क्यों बंद हो गई? तुम तो अभी बहुत बोल रहे थे। अब जाओ जाकर सबको बता दो मेरी बीवी के बारे में, और मैं तुम्हारे बेटे के बड़े बड़े पोस्टर्स पूरे शहर में लगवा दूंगा और वीडियोस वायरल कर दूंगा। इंस्पेक्टर बत्रा ने आवाज धीरे करते हुए कहा, देखो ये गलत है, तुम मेरी फैमिली को बीच नहीं ला सकते। इस सवाल पर शेखर ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिएगा बत्रा साहब, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत मालूम करना ही पड़ा। इंस्पेक्टर बत्रा ने फिर से कहा, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? सीधे सीधे जवाब दो। इंस्पेक्टर बत्रा ने जैसे ही अपनी आवाज तेज की, शेखर ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, सब बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी ठंड रखो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इज्जत पूरे जमाने में लुट जाए। इतना कहते हुए शेखर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे अच्छी तरह से पता था कि एक ना एक दिन आपको शिखा का राज जरूर पता चल जाएगा, इसलिए मैं बहुत दिनों से आपकी कोई कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और मेरी किस्मत तो देखो, एक दिन जब रात में मैं क्लब में शराब पीने गया तो मुझे वहाँ आपका ये नकारा बेटा मिल गया, जो अपनी लैला सॉरी मजनू के साथ इश्क लड़ाते हुए कमरे में जा रहा था। और फिर मैंने उन दोनों को अपने इस फोन में कैद कर लिया। ये कहते हुए शेखर ने इंस्पेक्टर बत्रा की तरफ देखा और कहा, 15 दिन पहले ही वापस आया है ना तुम्हारा बेटा विदेश से, और देखो तो आते ही उसने मेरी कितनी हेल्प कर दी। शेखर की पूरी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर बत्रा एकदम से सोफे पर वापस बैठ गई। तभी कनिका आगे आते हुए बोली, क्या हुआ इंस्पेक्टर, अब अरेस्ट नहीं करेंगे? दुनिया को नहीं बताएंगे कि मेरी माँ यहाँ इस घर में है? कनिका की बातों का इंस्पेक्टर बत्रा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उठी और हाथ मलते हुए रह गई। शेखर और कनिका ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल किया। वहीं उसी घर में नक्श और आरव चुपचाप अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी नक्श ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे माया आंटी से बात करनी है भैया, मैं उनको बताऊंगा कि मैं ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। नक्श बार बार जिद करने लगा। आरव ने अलमारी से उनका सीक्रेट फोन निकाला और उसे कॉल कर दिया, लेकिन कई बार रिंग जाने के बावजूद माया ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने अविनाश के फोन पर भी कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव हुआ ही नहीं, क्योंकि अविनाश तो माया की जान बचाने के लिए खुद आग के अंदर गया था। जब फोन नहीं उठा तो आरव ने नक्श को समझाते हुए कहा, पापा जरूर कहीं बिजी है नक्श, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, वो हमारी माया आंटी से बात करा देंगे। आरव की बात सुनकर नक्श का मुंह लटक गया और वो सोचने लगा, माया आंटी कहाँ हो आप? I miss you। अपने भाई को परेशान देखकर आरव उसके पास आया और उसे चीयर अप करते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो नक्श, हम आंटी को वीडियो कॉल करके तुम्हारा प्राइस दिखाएंगे। आरव की बातों पर नक्श खुश हो गया था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी माया आंटी अभी आग की लपटों का सामना कर रही थी। रतन और शीरी अपने घर पर ही थी। तभी डोर बेल बजी। सामने खड़े इंसान को देखकर रतन शीरीन को लेकर जल्दी से दरवाजे पर आई। शीरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आ गई, लेकिन वापस आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मरियम थी। मरियम ने शीरीन की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो आना ही चाह रही थी, लेकिन फिर आश्रम का काम भी था, पर आप सबकी याद आने लगी। अविनाश को देखे हुए भी कई दिन हो गए थे। मरियम शीरीन और रतन के साथ अंदर आ गई और तीनों साथ मिलकर बातें करने लगी। अविनाश कहाँ है? मरियम ने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाते हुए पूछा। शीरीन ने मरियम से कहा, अविनाश तो अभी नेपाल गया हुआ है, 1-2 दिन में आ जाएगा, वो भी आपसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होगा। लेकिन आप तो 1-2 हफ्तों का काम बताकर आश्रम गई थी और अभी पूरे 1 महीने बाद लौटी है, भला ऐसे कौन करता है?
रतन और शीरीन मरियम से बात कर ही रहे थे कि तभी ऊपर खड़ी निम्मो ने उसे देख लिया। मरियम को देखते ही निम्मो के तन बदन में आग लग गई। वो मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, ये कौन है जिससे भैया भाभी इतने प्यार से बात कर रहे हैं? कोई भी हो मुझे क्या, मैंने तो इस घर में अपने पैर जमा लिए हैं। अब मुझे इन गैरों से डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक तरफ मरियम अविनाश से मिलने के लिए परेशान थी, तो वहीं अविनाश बिना वक्त गवाए माया को बचाने के लिए जल्दी आग में कूद चुका था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि माया को सांस आनी ही बंद हो गई थी और उसकी सांसें भारी हो रही थी। बाहर खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, अविनाश सर माया को बचा लेंगे, एक वो ही है जो माया को सही सलामत ले आएंगे। लोगों की बातें सुनकर पास में खड़ी अनुष्का अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने कहा, उनकी बातें सुनकर पास में खड़ी अनुष्का अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने कहा, आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अविनाश ने माया से कहा, मैं आ गया हूँ माया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अविनाश ने माया को अपनी तरफ खींचने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक पेड़ की जलती हुई टहनी माया के ऊपर गिरने ही वाली थी। ये देखकर अविनाश ने चिल्लाते हुए कहा, माया क्या बात है? निम्मो मरियम को देख अविनाश ने आग देखा न था। वो माया को बचाने के लिए भाग कर अंदर गया और उसने माया को अपनी तरफ खींचा और जलती हुई टहनी को पैर से दूर खींचा। अविनाश ने माया को गोद में उठाया। माया अब तक आग की लपटों की गर्मी से बेहोश हो चुकी थी। उसी वक्त फायर ब्रिगेड टीम भी वहां पहुंची। अविनाश माया को सेब चक्कर लेकर आया और उसने धीरे से माया के गालों में थपकी देते हुए कहा, माया होश में आओ माया, आंखें खोलो माया, मेरी तरफ देखो एक बार। माया ने आंखें नहीं खोली तो अविनाश ने चिल्लाते हुए कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, कोई पानी तो ले आओ। अविनाश की बात सुनते ही अंजलि ने पास रखी एक पानी की बोतल अविनाश को दी। अविनाश ने तुरंत माया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर से थपकी देते हुए माया को जगाने के लिए कहा, माया को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अविनाश नम आंखों से उसे देख रहा था। माया ने हिम्मत करके कहा, अविनाश मैं ठीक हूँ। माया ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अविनाश की आंखों से टपक रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, वो बस गर्मी के कारण थोड़ा अलग सा। माया आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अविनाश ने उससे कहा, माया अभी तुम कुछ मत कहो। आग की गर्मी और तपन की वजह से माया के शरीर में ताकत नहीं बची थी। वहीं फायर फाइटर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए आग बुझाई। आग बुझ चुकी थी, अब केवल धुआं ही नजर आ रहा था। माया पूरी तरह सुस्त सी अविनाश की गोद में ही लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में फर्स्ट एड करवाने के बाद अविनाश माया को तुरंत होटल लेकर जाने लगा, जहाँ डॉक्टर्स की एक टीम उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद उसने मन ही मन माया को देखते हुए कहा, माया मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। एक पल के लिए तुम्हें खतरे में देखा तो मेरी जान निकलने लगी। माया यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। अविनाश समझ चुका था कि माया उसके लिए कितना मायने रखने लगी थी। हालांकि उसके प्यार का एहसास तब गहराया जब उसे लगा कि माया कहीं उससे दूर न चली जाए। वहीं माया को भी अविनाश की गोद में लेटे हुए बड़ा ही सेफ फील हो रहा था और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अविनाश का माया के प्रति रवैया देखकर अनुष्का अंदर ही अंदर जल भून कर राख हो रही थी। अब उसके पास जलने रोने और चिल्लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वहीं आग बुझने के बाद माया तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन चारों तरफ से सिर्फ माया की ही चर्चा सुनाई दे रही थी। बाकी लोग भी माया की हिम्मत की दाद देते हुए उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई माया की विल पावर को देखकर हैरान था। माया ने इतनी बड़ी फायर सिचुएशन का भी डटकर सामना किया था, इसलिए हर एक की जुबान पर माया का ही नाम था। सच में यार माया रियल लाइफ हीरोइन है, शो के किसी मेंबर ने कहा। हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है माया, कहते हुए दूसरे आदमी ने भी हाँ में लाई। आज की लड़कियों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है माया मैडम। हर एक लड़की को इनसे सीखना चाहिए। जिन लोगों ने माया को उस वक्त देखा था जब वो आग की लपटों के बीच खिली थी या फिर पहाड़ी से लटक रही थी, उन सब ने माया को रियल लाइफ हीरोइन मान लिया था। माया की तारीफ अनुष्का के लिए तीर जैसी थी जो उसके दिल को चीरते हुए निकल रही थी। अविनाश और माया होटल पहुंच गए थे। अविनाश ने माया को उसके बेड पर सुलाकर बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ माया। उसने धीरे से माया के फोरहेड पर किस किया और तभी डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए। सीनियर डॉक्टर ने माया को चेक करके कहा, She is really very strong. अगर ये सेफ है तो सिर्फ खुद की विल पावर की वजह से, डॉक्टर ने आगे कहा। उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ और रेस्ट करने की सलाह माया को दी और वहाँ से चले गए।
इधर शिखा को बचाने के लिए शेखर ने इंस्पेक्टर बत्रा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने शिखा को गिरफ्तार किया तो मैं इन वीडियोज और फोटोज को वायरल कर दूंगा। बत्रा ने गुस्से में शिखा की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज किस मजबूरी ने मुझे घेर लिया है कि मैं चाहकर भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस शिखा को मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है। बत्रा स्पीचलेस खड़ा था। तभी शेखर ने हंसते हुए बत्रा की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर बत्रा, तुम्हें किसी भी हालत में शिखा को इस केस से बरी करना पड़ेगा और ये सब कैसे करना है वो तुम जानो। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये सारे वीडियोज और फोटोज मैं हर जगह सर्कुलेट कर दूंगा। फिर क्या होगा तुमको अच्छे से पता है। उसकी बातें इंस्पेक्टर बत्रा को कमजोर कर रही थी। अपने बेटे की प्राइवेसी, अपनी रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस को बचाने के लिए उसने ना चाहते हुए भी हाँ कह दिया। उसने नजरें नीचे की और कहा, ठीक है, देखता हूँ। What do you mean? देखना नहीं, करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो समझ लेना। कहते हुए शेखर ने धमकी दी और इंस्पेक्टर बत्रा पर प्रेशर बनाया। बत्रा ने अनमनी ढंग से कहा, ठीक है, कर दूंगा, लेकिन तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है शिखर। ये कहने के बाद बत्रा ने एक बार फिर तिरछी नजरों से शिखा को देखा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। वाओ डैड, व्हाट अ प्लान! ये सब कैसे सोच लेते हो आप? कहते हुए कनिका अपने डैड के गले लग गई। शिखर ने गर्व से कहा, कनिका, शेखर सिन्हा नाम है मेरा। इतनी आसानी से हार नहीं मानता मैं। ये था मेरा हुक्म का इक्का, जिसको मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही निकालता हूँ। शेखर की आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर बत्रा बहुत ढीठ है। क्या आपकी इन धमकियों का उस पर कोई असर पड़ेगा? शिखा ने शेखर को देखते हुए कहा, भले ही उसकी मुसीबत कुछ समय के लिए टल गई थी, लेकिन एक डर उसके मन में अब भी था। इंस्पेक्टर बत्रा अब कुछ भी नहीं करेगा। जो मैं कहूँगा उसे वही करना पड़ेगा। मुझे पता है एक बाप होना क्या होता है। एक बाप का दिल कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बदनाम हो। शिखा ने हंसते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर भी मुझे तो डर लग रहा है। शिखा ने घबराते हुए कहा, मॉम, आप बेमतलब में डरती रहती हैं। डैड सही कह रही हैं। ये बत्रा कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी लगाम अब हमारे हाथों में है। कहते हुए कनिका ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल जीत लिया था। But I'm impressed, Dad. आप सच में ग्रेट हो। आपने ये सब कर भी लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कहते हुए कनिका हंसने लगी। इन सब बातों के बीच में ही शिखा अपने रूम की तरफ जाने लगी। जब कनिका की नजर उस पर पड़ी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, मॉम, आप वहाँ कहाँ जा रही हो? शिखा पलटी और उसने कहा, कन्नू, मैं इस गेटअप से अब थक चुकी हूँ। अब तो सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। अब मैं अपने कमरे में जाकर इस सबसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। औरत होकर भी मर्दों वाले कपड़े पहनना, ये सब मुझे इरिटेट कर जाए, इसलिए मैं चेंज करने जा रही हूँ। कनिका ने ध्यान से शिखा की बात सुनी और आगे बढ़कर फिर उसके पास आकर खड़ी हो गई। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम, अभी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। जब तक इंस्पेक्टर बत्रा आपके केस को रफा दफा नहीं कर देते, तब तक आपको इसी गेटअप में रहना पड़ेगा और बाकी नौकरों की तरह ही काम भी करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शिखा का चेहरा ही उतर गया। उसने शेखर की तरफ देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, देखो ना शेखर, ये क्या कह रही है? तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया, फिर भी ये मुझे डरा रही है। मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरा दम घुटता है। मैं आजाद होना चाहती हूँ। कनिका ने जो कहा वो एकदम सही है। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले। ये कहते हुए शेखर ने शिखा को समझाया। शेखर को भी कनिका की हाँ में हाँ मिलाते देखकर शिखा पाँव पटकते हुए वहाँ से चली गई। इधर माया ने 1-2 दिन बेड रेस्ट किया और अब उसे काफी बेटर लग रहा था। इन 2 दिनों में अविनाश ने उसका खूब ख्याल रखा। उसकी छोटी से छोटी बात बिना कहे अविनाश समझ जाता था और फाइनली अविनाश की अनकंडीशनल केयर और दवाइयों से माया ठीक हो गई थी। माया बिस्तर पर ही बैठी थी तब अविनाश ने उसे कहा, माया, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कहीं घूम के आते हैं। तुम भी यहाँ लेटे लेटे थक गई होगी। इसी बहाने तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा और साथ ही हम दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। माया ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अविनाश, मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके मुंह से ये सुनते ही अविनाश का चेहरा खुशी से खिल उठा। माया बेड से तैयार होने के लिए उठी, लेकिन तैयार होने के बजाय माया अविनाश के करीब आकर खड़ी हो गई और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे यूं ही देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो माया? अविनाश ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा।
कुछ नहीं, बस यूं ही। माया ब्लश करने लगी। अविनाश ने माया की कमर को अपने हाथों में जकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरुणा, इतना गौर से क्या देख रही हो? उसकी बेताबी और शर्म से इधर उधर घूम रही आंखों को देखकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको देख रही हूँ। मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दिया आपने। ये भी नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? अविनाश ने बड़े ही प्यार से माया की आंखों में उमड़ रहे प्यार को देखते हुए कहा, माया, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अविनाश ने धीरे से अपने होठों को माया के पास ले जाकर उसके कानों में कहा, I really love you, माया। माया की बॉडी में जैसे सीलन सी उठ गई। अविनाश ने उसे अपने करीब कर लिया और माया ने भी झुकी आंखों से कहा, I love you too, अविनाश। अविनाश ने माया को अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माया ने जैसे ही उसके सीने पर अपना सिर रखा, उसने पाया कि अविनाश का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी हर एक धड़कन में माया को अपना ही नाम सुनाई पड़ने लगा। काफी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे में खोए रहे। उसके बाद अविनाश और माया रेडी होकर पहले तो मंदिर गए और उसके बाद किसी लेक के पास जाकर बैठ गए, जहाँ उन दोनों ने घंटों बातें की। इधर गायत्री किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। केयर टेकर जा चुकी थी, इसलिए दरवाजा गायत्री को ही खोलना था। बार बार बज रही डोरबेल की आवाज से गायत्री जरा जल्दी से गेट तक गई। उन्होंने खुद से कहा, इस वक्त कौन आया होगा? उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक गई। वो बड़े गौर और हैरानी से सामने खड़े शख्स की तरफ देखते ही रह गई। उन्होंने खुशी के मारे कहा, आज कितने दिनों बाद आखिर कौन आया था गायत्री से मिलने? क्या अनुष्का कोई नया पैंतरा चलने वाली